दोस्तों नमस्कार। करंट अफेयर्स के इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में 11 मई 2026 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संपूर्ण संकलन होगा। और मैं आपको बता दूं कि तमाम जानकारी हमेशा की तरह मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले पिछले क्लास में एक प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, जरा वो देख लीजिए। सवाल था 22 अप्रैल 2026 को बिहार कैबिनेट बैठक में कितने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर जानकारी हमने विस्तार पूर्वक आपको दिया था। राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि 11 सैटेलाइट टाउनशिप या फिर ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने को लेकर निर्णय लिया गया या फिर घोषणा किया गया। अब यहां पर 11 वो कौन कौन सी जगह है शहरी विकास के दृष्टिकोण से, आप ये देखेंगे कि इन 11 जगहों पर मतलब यहां पर सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किया जाना है। ये पहली बैठक थी, मतलब कैबिनेट बैठक की अगर हम बात करें, सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में जो आयोजित हुई है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ये पहली कैबिनेट बैठक में ये कुछ प्रमुख जो घोषणाएं हुई, जैसे कि पुलिस बल का आधुनिकीकरण की दिशा में, वो चीजें हमने आपको बतलाया है। फिर धार्मिक पर्यटन, प्रशासनिक सुधार और प्रशासनिक सुधार में ये ध्यान रखिए, इसमें कहा गया है, जो घोषणा हुई है कि जमीन की जो रजिस्ट्री है अब वो पेपरलेस यानी कि डिजिटल माध्यम में होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा या फिर जानकारी यहां से संबंधित सामने आती है। ये पहली कैबिनेट बैठक सम्राट चौधरी की, जो अभी हाल ही में बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, है ना। ये तमाम जानकारी ध्यान रखिए। एक बात और हम आपको बतला दें, कई बार आप लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि ये सर सैटेलाइट टाउनशिप होता क्या है। जो मुख्य शहर है, जैसे 11 जगहों की हमने बात किया, तो मुख्य शहर से मतलब कुछ ही दूरी पर, ज्यादा दूरी पर भी नहीं, कुछ ही दूरी पर एक ऐसा टाउनशिप विकसित करना जो कि आधुनिक सभी सुविधाओं से सुसज्जित हो, है ना। तो वैसी स्थिति में सैटेलाइट टाउनशिप कहा जाता है। और कहां कहां पर यह विकसित किया जाएगा वो जानकारी आप यहां पर देख रहे हैं। चलिए अब यहां पर हम सेशन की शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। तमाम जो हमारे नोट्स, क्लास, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, क्विज आदि मिलते हैं वो आपको यही एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि हाल ही में क्षतिग्रस्त होने के कारण चर्चा में रहा विक्रमशिला सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है तथा बिहार के किस क्षेत्रीय संपर्क में विशेष भूमिका निभाता है। ऐसे तो ये जो खास करके पुल ध्वस्त हुआ है विक्रमशिला सेतु, मुझे नहीं लगता कि यहां से डायरेक्टली इस रूप में सवाल पूछा जाएगा, लेकिन मिलते जुलते फैक्ट्स यहां से पूछे जा सकते हैं किस नदी पर है। और जो हमने यहां पर प्रश्न को अरेंज किया आपके लिए कि बिहार के किस क्षेत्रीय संपर्क में विशेष भूमिका ये निभाता है। सबसे पहले यहां पर देखिए, ये गंगा नदी पर बना है और ये सीमांचल संपर्क है। अब ये सीमांचल में 4 जिले आते हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। नवगछिया और भागलपुर के बीच ये पुल है और अभी हाल ही में इसका एक हिस्सा टूट कर गिरा पानी में। अब यहां पर वो तस्वीर के भी माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों ये दक्षिणी बिहार, विशेष रूप से भागलपुर को उत्तर बिहार से जोड़ती है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सीमांचल को एक प्रकार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसके टूटने से जो आवाजाही मतलब यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई है या फिर जो प्रभाव पड़ा है, वो आप लोग सोशल मीडिया पर देखते होंगे किस प्रकार से लोग मजबूर हैं और बहुत सारे लोग जा भी नहीं पाते होंगे। सपोज किन्हीं का मतलब जॉब उस साइड है या फिर इधर है, मतलब नौगछिया या फिर भागलपुर साइड में, तो आना जाना सोचे कितना मुश्किल है, क्योंकि जो नाव चल रही है बहुत ज्यादा क्राउड यहाँ देखने को मिल रहा है। अब इस पुल से संबंधित मैंने जैसा आपको बोला कि कुछ मिलते जुलते फैक्ट्स पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक चर्चा हमने किया, गंगा नदी बना है और ये किसे जोड़ता है। प्लस अभी एक जानकारी ये ध्यान रखना है कि पुल का जो लंबाई है वो कितना है और पुल का उद्घाटन कब और किनके शासनकाल में या फिर कब किया गया था। 2001 में उस समय जो बिहार की मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी थे, मतलब इनके द्वारा ही इसका उद्घाटन हुआ था। इस चीज को यहां पर ध्यान रखिएगा। ये पूर्वी बिहार, कोसी तथा सीमांचल के लिए एक प्रकार से जीवन रेखा माना जाता है। विशेष रूप से यहां पर आप ये ध्यान रखिए, सीमांचल की अगर हम बात करते हैं तो ये एक अहम भूमिका इसमें निभाता है। अब यहां पर अगला एक पॉइंट ये है, इसको जरा देखने का प्रयास कीजिएगा कि इसका जो नाम है प्राचीन विक्रमशिला महाविहार, जो 8वीं शताब्दी के अंत में राजा धर्मपाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी या फिर ये स्थापित किया गया था। महाविहार एक प्रकार से अब विश्वविद्यालय बोल लीजिए, शिक्षण स्थल बोल लीजिए, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था और इसी से ये प्रेरित है ना। इन चीजों को ध्यान रखिए। राजा धर्मपाल द्वारा 8वीं शताब्दी के अंत में इसकी स्थापना हुई थी
और ये इंपॉर्टेंट है, प्राचीन भारतीय इतिहास में आप पढ़ते हैं, यहां से सवाल भी कई बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, बिहार में पुल पुलियों की टूटने की खबर आए दिन आपको देखने को मिलता है। जैसे अभी हाल ही में ये हिस्सा जो टूटकर गिरा है, ये एक खास करके चर्चे का विषय है इस समय। और बिहार में पिछले कई वर्षों में इस तरह की कई सारी घटनाएं आपको देखने को मिला है। दोस्तों, यहां से एक बात तो ये हमें समझ में आती है कि जैसे यहां इस पुल की जो हम बात कर रहे हैं, जो विक्रमशिला सेतु की, 2001 में इसका उद्घाटन हुआ था, 2026 में इसका एक हिस्सा टूटकर गिर गया। मतलब इसकी ये कमजोरी को दर्शाता है। लेकिन यहां एक चीज हमें जरूर ये समझ में आता है कि अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में जो शासन किया, भले ही भारत को उन्होंने लूटा, मतलब भले ही वो लालची थे, कहने मतलब ये है, लेकिन वो भ्रष्टाचारी कहीं मतलब किसी भी एंगल से नहीं थे। क्योंकि इसका एक प्रमाण ये भी है कि बहुत सारे, खास करके अगर आप रेलवे ट्रैक पर भी देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे आपको पुल पुलिये दिखेंगे जो कि प्राचीन समय से, प्राचीन तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब ब्रिटिश समय से हैं। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हावड़ा ब्रिज जो कोलकाता में है, वो बिना पिलर के कितने वर्षों से वैसे ही के वैसे है, किसी प्रकार की उसमें कोई भी, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि समय के साथ परिवर्तन देखने को अभी तक नहीं मिला है। तो अंग्रेज भले ही लालची थे, लेकिन वो भ्रष्टाचारी नहीं थे। लेकिन अभी देखिए कि मुश्किल से, मतलब जैसे मान लीजिए कोई पुल बन रहा है, एक सिरे से बनना शुरू होता है, दूसरे सिरे से वो एक प्रकार से ध्वस्त होना भी शुरू हो जाता है। मतलब इतनी भ्रष्टाचारी यहाँ इस समय है, मतलब एक सोचने का विषय है। लेकिन वास्तव में अगर आप देखेंगे तो बड़ी दुखद बात भी है ना। फिलहाल हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, टॉपिक पर वापस आते हैं। आज का हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार मंत्रिमंडल का जो अभी विस्तार हुआ है, अब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कई सारी जानकारी पिछले क्लास में भी हम आपको दे चुके हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री पहले ही शपथ ले चुके थे, और 32 मंत्रियों ने अभी हाल ही में शपथ लिया है 7 मई को। अब यहां पर देखिए स्वास्थ्य विभाग का दायित्व किन्हें सौंपा गया है, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री से भी संबंधित है। अब देखिए स्वास्थ्य विभाग की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है निशांत कुमार को, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बात हम कर रहे हैं नीतीश कुमार की, इनसे संबंधित है। प्रश्न को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने का प्रयास है। अब यहां पर यह सवाल हमने मंत्रिमंडल से इसलिए उठाया है क्योंकि इन दिनों मतलब इनकी चर्चा बहुत हो रही है। कई सारे मीम भी आप देखे होंगे, जिनका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप लोग जानते होंगे, देखते होंगे। तो फिलहाल यहां टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि ये बहुत ज्यादा अभी खबरों में है, तो यहां इस प्रश्न को आपके बीच हमने रखा है। अब एक चीज यहां पर हमें दुखद ये देखने को मिलता है कि 32 मंत्रियों ने शपथ ली है, ओवरऑल तो 35 हैं। लेकिन यहां जरा ये देखने का प्रयास कीजिए, क्या जरूरत रही कि जो शपथ ग्रहण है वो ग्रुप में हो रहा है। मतलब यहां अगर कोई गलती भी मतलब उच्चारण करते हैं जो शपथ पत्र पढ़ने में, तो वो पकड़ा नहीं जाएगा। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, एक एक करके भी हो सकता था, ताकि चीजें समझ में आए कि मतलब सही से शपथ ले रहे हैं या फिर नहीं। तो ये ग्रुप में जब आप देख रहे होंगे, एक वीडियो वायरल हुआ था, मैंने भी देखा था, आपने भी देखा होगा। जैसे हवन होता है ना, बहुत सारे जो ऋषि मुनि या फिर पंडित होते हैं मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कुछ इसी प्रकार की आपको यहाँ पर जो कहते हैं मतलब सुनने को मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ इस चीज को ध्यान रखिए। अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। अब इसको लेकर जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट जो मंत्रिमंडल की सूची है, वो तो आपको हम पीडीएफ में दे देंगे। लेकिन यहां जरा देखने का प्रयास कीजिए, जो प्रमुख विभाग हैं, जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, वो यहां आपको देखने को मिलता है। कल भी इसको लेकर हम डिस्कस किए थे आपके बीच, लेकिन यहां पुनः से आपके बीच हमने रखा है, क्योंकि ये चर्चे में रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस 35 मंत्रियों में से 5 तो महिला मंत्री हैं और एक जो है वो मुस्लिम समुदाय से है, वो चीजें भी हमने लिखा है, और वो जदयू दल से, जदयू कोटे से है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगले सवाल पर आइए, जो कि वास्तव में काफी इंपॉर्टेंट है। थॉमस कप जो पुरुष बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसको लेकर एक सवाल यहां पर यह है, अभी हाल ही में डेनमार्क में आयोजित हुआ है। देखिए 2026 में डेनमार्क के हार्सन में आयोजित थॉमस कप के 34वें संस्करण में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम के प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। अब देखिए, जब ये प्रश्न आप देख रहे हैं, 4 विकल्प आपको दिख रहा है, चारों विकल्पों को देखने के बाद आप
इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि ये वाला जो विकल्प नंबर बी में है कि भारत ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, ये कथन यहां बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विशेषकर खेल प्रतियोगिताओं में जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के होते हैं, ताइवान के लिए ये चीनी ताइपे शब्द प्रयोग में लाया जाता है। चीन जो है ताइवान पर अपना अधिकार समझता है, ये चीज भी आप लोग जानते होंगे। एक कंफ्यूजिंग टर्म है, यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये ताइवान के लिए ये मतलब शब्द इस्तेमाल होता है। तो फिलहाल यहां ध्यान रखिए, क्वार्टर फाइनल में चाइना को चीनी ताइपे को हराकर भारत ने इस खिताब को मतलब कांस्य पदक जो है वो अपने नाम किया है। अब सवाल यहां पर यह भी बनेगा कि इस प्रतियोगिता में जो बात हम कर रहे हैं थॉमस कप की, जो बैडमिंटन पुरुष वर्ग से संबंधित है, अभी उबेर कप की बात भी हम करेंगे जो महिला वर्ग से संबंधित है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि इसका जो स्वर्ण पदक है, ये तो कांस्य पदक भारत ने जीता, लेकिन स्वर्ण पदक जीता है चाइना ने। इस बात को ध्यान रखिए, रजत जीता है फ्रांस ने। और वो चीजें अच्छे से यहां पर आपके बीच हमने रखा है, कहां पर यह आयोजित हुआ, कौन सा संस्करण था, भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कौन सा पदक जीता, किसे हराकर जीता, तो 3-0 से चीनी ताइपे को हराकर जीता है। सेमीफाइनल में फ्रांस से 0-3 से मतलब हार का सामना करना पड़ा भारत को, और फिर फ्रांस सिल्वर मेडल के खास करके दावेदार रहे और स्वर्ण पदक जीता चाइना ने। यह चीज ध्यान रखना है। और यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ये निकल कर आएगा और रिलेट किया जाएगा पीछे के तथ्य से। थॉमस कप में अगर आप देखेंगे तो भारत का ये ओवरऑल दूसरा पदक है इतिहास में थॉमस कप के। ध्यान रखिए 2022 में जो खास करके थाईलैंड में, यहां देखिए हमने लिखा है बैंकॉक में 15 मई 2022 को बैंकॉक में जो फाइनल खेला गया था, 14 बार का चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर भारत ने थॉमस कप के इतिहास का यह पहला खिताब जीता था। और वो खिताब या फिर जो मेडल था वो कौन सा था, तो गोल्ड मेडल था। यहां देखिए स्वर्ण पदक था, ये इंपॉर्टेंट यहां हो जाती है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यहां पर यह है कि यह जो है ये अभी जो भारत ने कांस्य पदक अपने नाम किया है, ये थॉमस कप के इतिहास में भारत का दूसरा पदक है। पहला 2022 में गोल्ड मेडल इंडोनेशिया को हराकर और चीनी ताइपे को 2026 में हराकर एक कांस्य पदक, तो कुल मिला के 2 पदक। ये चीज ध्यान रखिए। मुझे लगता है कि यहां पर इससे संबंधित जानकारी हम आपको दे चुके हैं, मतलब थॉमस कप की। अब दूसरी ओर उबेर कप की हम बात करते हैं। उबेर कप वाला जो प्रश्न है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हमने किया है, इसमें थॉमस कप को भी हमने शामिल किया है। देखिए इस तरह के प्रश्न अब नए पैटर्न में आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए यहां डेनमार्क के हॉर्सन में आयोजित थॉमस कप एवं उबेर कप 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है, जरा विकल्पों को ध्यान दीजिएगा। अभी हमने क्या आपको बोला, मतलब यहां पर देखिए उबेर कप 2026 से संबंधित तथ्यों में या फिर जो इससे संबंधित पॉइंट दिए गए हैं उसमें कौन सा मिलान सही है। अब यहां जो आपको देखने को मिल रहा गोल्ड मेडल की बात हो रही है, ये विजेता जो शीर्ष विजेता रहा है उस संदर्भ में यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, मतलब ये चीज आपको स्वतः समझ में आनी चाहिए। अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बतला रहे थे कि थॉमस कप का जो खिताब है वो चाइना ने अपने नाम किया है, यानी कि स्वर्ण पदक चाइना जीता है। तो थॉमस कप में चाइना यहां देखिएगा 2 विकल्प में है, हाँ विकल्प बी और सी में है, तो ए खत्म हो जाएगा, डी खत्म हो जाएगा। अब यहां देखने का प्रयास कीजिए कि दक्षिण कोरिया ने उबेर कप जीता है, तो ये वाला हो जाएगा दक्षिण कोरिया, विकल्प नंबर बी में है। फाइनल आंसर यही है, विकल्प नंबर बी। अब उबेर कप से जुड़ी हुई चीजों को आप देखिए, महिला बैडमिंटन से संबंधित है और यहां ध्यान आपको रखना है कि जो अभी हाल ही में प्रतियोगिता आयोजित हुई, दक्षिण कोरिया ने चाइना को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया, यानी कि चाइना इसमें सिल्वर जीता, दक्षिण कोरिया गोल्ड, और वही कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज की बात करें तो जापान और इंडोनेशिया मतलब संयुक्त रूप से। दक्षिण कोरिया ये तीसरी बार है जब उबेर कप का खिताब जीता है, इससे पहले 2010 और उसके बाद 2022 में इस खिताब को अपने नाम किया था। दोस्तों भारत को लेकर यह जरूर ध्यान रख लीजिएगा, उबेर कप के इतिहास में भारत ने अब तक एक भी पदक नहीं जीता है। वो चीजें यहां देखिए हमने लिखा भी है, भारत ने कोई पदक नहीं जीता है। थॉमस कप का संबंध जो है पुरुष बैडमिंटन टीम विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता से, और वहीं इसके विपरीत महिला वर्ग से संबंधित है उबेर कप। ये दोनों हमने यहां शॉर्ट में आपके बीच रखा है ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। उबेर कप से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप इस पोस्टर में देख रहे हैं। इस तरह के बैनर पोस्टर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे फेसबुक और उसके अतिरिक्त टेलीग्राम पर
इंस्टाग्राम पर हमारे टीम के द्वारा आपको शेयर किया जाता है। आप वहां से इसे एकदम निशुल्क में प्राप्त कर सकते हैं। आज ही टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, एकदम निशुल्क है। वहां आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। जब आप चीजों को देखते हैं तो ये लंबे समय तक आपको याद रह जाती है। तो उबेर कप से जुड़ी हुई तमाम जानकारी इसमें है, जरा देखने का प्रयास कीजिए। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ चूंकि बात हो रही है बैडमिंटन से संबंधित, है ना, उबेर कप और थॉमस कप की बात हो रही है जो बैडमिंटन से ही संबंधित है। अब बैडमिंटन से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो चीजें देखिए आपके बीच हमने रखा है। जैसे ओलंपिक में बैडमिंटन को किस वर्ष शामिल किया गया, ये 1992 में यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में सवाल पूछा गया है। और इस प्रकार से कई सारे सवाल है जो आपको मतलब यहाँ पर जो पूछे गए हैं वो देखने को मिलता है। अब देखिए थॉमस कप और उबेर कप की जो हम बात कर रहे थे, यहां से भी सवाल बने हैं। इस 2 पॉइंट में देखिएगा थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन पुरुष टीम से, ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में। और वहीं दूसरा देखिएगा उबेर कप किससे संबंधित है, महिला बैडमिंटन टीम से। ये आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम में पूछा गया है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहां पर हम चलते हैं। अच्छा ये भी देख लीजिए, भारत ने पहली बार थॉमस कप कब जीता, 2022 में। किसे हराकर जीता था, इंडोनेशिया को हराकर बैंकॉक में। ये अभी हम देख रहे थे, है ना, क्लियर है। चलिए आइए अगले सवाल पर। अच्छा उससे पहले जरा हमें ये बतलाइए कि जो हमने पिछले 15 महीने का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का एक सर्वश्रेष्ठ संग्रह दिया है, हम यहां पर अगर इस पीडीएफ की बात करें, ये एक्चुअली पीडीएफ है, इसकी अगर हम बात करें तो ऐसा कोई बुक आपको नहीं मिलेगा। बस आपको करना क्या है कि थोड़ा सा मेहनत करके इसे प्रिंट कर लेना है, आपकी नैया जो है वो पार हो जाएगी। ऐसा मटेरियल, ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो पीडीएफ फॉर्म में हो या फिर बुक फॉर्म में हो। ये हूबहू आपको बुक वाली फीलिंग देगा। पिछले 15 महीने का कंप्लीट कवरेज है, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। एकदम तमाम चीजें अच्छे से हमने शामिल किया है, विथ इमेज, विथ चार्ट, टेबल आदि तमाम चीजें। आपको आसानी होगी इसे पढ़ने में, याद रखने में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से ये तैयार हुआ है। आप लोग इसको डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड पहले कर लीजिए। एप्लीकेशन पे करंट अफेयर्स का ये विजेता बैच आपको मिलेगा, वहां से आप ले सकते हैं। आज भर आपके लिए एक ऑफर है जो हमने कल भी आपको बोला था। अगर आप इस कोर्स को लेने जाते हैं तो इस कूपन कोड में, जैसे कि यहां पर न्यू 15 है तो इसके आगे 30 लगा दीजिएगा। तो न्यू 30 लगाने के बाद आपको एडिशनल 15% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब टोटल यहां 30% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। एक नाम मात्र की फी पर आप अगले 1 साल तक हमारे तमाम मटेरियल को प्राप्त कर पाएंगे। और विशेष बात यहां पर यह है कि जो आपके छूट चुके हैं क्लासेस या फिर नोट्स आदि, वो सभी आपको मिल जाएंगे पिछले 1-2 साल का। वो चीजें आपको मिल जाएगी आपके इसी कोर्स में। चलिए अगले सवाल पर आइए। हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में अभी हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो देखिए इसका राइट जो आंसर है ये अनुग्रह नारायण दास हैं, जो उड़ीसा के रहने वाले हैं। यहां एक चीज आपको समझना है कि इन्होंने किनका स्थान लिया है। जो बात हम कर रहे हैं रक्षा लेखा महानियंत्रक की, तो राजीव कुमार अरोड़ा का इन्होंने स्थान लिया है। अच्छा यहां देखिए राजीव कुमार एक तो लिखा गया है, राजीव कुमार सिंह है एक्चुअली में, तो ये तो तीनों विकल्प असत्य हैं। लेकिन यहां अनुग्रह नारायण दास ने जो यह स्थान लिया है, उन्होंने राजीव कुमार अरोड़ा का स्थान लिया है। ये चीज यहां पर ध्यान रखिए। विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर है। फिलहाल इस नियुक्ति से संबंधित बस इतनी ही जानकारी। अगले सवाल पर आइए। ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 से संबंधित एक प्रश्न है और इसमें देखिए तमाम जानकारी कथन में आपके बीच हमने रखा है। आपको यह निर्धारित करना है कि कौन सा सही है। कथन 1 पर आइएगा, भारत 180 देशों में 197वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में देखेंगे तो ये बिल्कुल ये सही है, भारत 197वें स्थान पर है। ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है कि यह रिपोर्ट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की जाती है। यह भी सत्य है। अगला कथन है कि भारत को अत्यंत गंभीर श्रेणी में रखा गया है। इस सूचकांक में अत्यंत गंभीर श्रेणी में, क्या लगता है? हाँ, ये भी बिल्कुल यहां पर कथन जो है सत्य है। अगला है कि भारत की रैंकिंग 2025 की तुलना में 6 स्थान बेहतर हुई। नहीं, बेहतर नहीं हुई है, बल्कि वो नीचे आई है। तो ये कथन असत्य हो जाएगा। हमें पूछा गया कौन सा सत्य है, 1, 2 और 3 कौन से विकल्प में है, तो विकल्प नंबर ए में है। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो रिपोर्ट है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा अभी हाल ही में जारी हुआ है। इस रिपोर्ट में 180 देशों को शामिल किया गया। भारत इसमें 197वें स्थान पर रहा। पिछले रिपोर्ट की तुलना में 6 स्थान इसमें गिरावट आई है। ये आप ध्यान रखिए, 2025 में 151वें स्थान पर था, लेकिन अब 2026 में 197वें स्थान पर है।
अब यहाँ पर इस सूचकांक में एक चीज समझने का ये प्रयास कीजिएगा कि ये तो आपको याद रखना ही है कि कौन से स्थान पर है कितने देशों में। ये थोड़ा ट्रैक से हटकर है और इसी तरह की चीजें आपसे अब पूछे जा रहे हैं। सूचकांक में भारत को अत्यंत गंभीर श्रेणी में, यानी कि इस कैटेगरी में रखा गया है, अत्यंत गंभीर वाली स्थिति वाली श्रेणी में रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। अब जरा 2 पॉइंट में गौर कीजिएगा। पड़ोसी देशों की स्थिति को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में देखने का प्रयास कीजिए। जो भारत के पड़ोसी देश हैं, इसमें आप देखेंगे कि नेपाल 87वें स्थान पर है, श्रीलंका 134वें, बांग्लादेश 152वें और पाकिस्तान 153वें। मतलब इससे भी भारत पीछे है। मतलब इससे भी पीछे है कौन? तो अपना भारत। मतलब यहां पर इस सूचकांक में भारत की स्थिति बेहतर नहीं है, बहुत ही खराब है। अच्छा, शीर्ष और अंतिम स्थान की अगर हम बात करें तो नॉर्वे लगातार 10वें वर्ष इस सूचकांक में झंडा गाड़े हुए है, शीर्ष स्थान पर है। और अंतिम स्थान की बात करें तो इरिट्रिया जो कि 180वें स्थान पर है इस सूचकांक में, जो कि सबसे निचला स्थान है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को लेकर इतनी जानकारी सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आपको पूछा जाएगा। अगले सवाल पर आइए। न्यायिक प्रणाली को डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम अभी हाल ही में उठाया गया है। इसके तहत आपको यह देखने को मिलेगा कि भारत का पहली बार या फिर भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य हाल ही में किसे घोषित किया गया है? पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य अभी हाल ही में सिक्किम को घोषित किया गया है। अतः विकल्प नंबर सी यहां इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहां देखिए वही पॉइंट को इसमें लिखा गया है। और इस ऐतिहासिक घोषणा की बात करें तो 1 मई 2026 को भारत के जो मौजूदा मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस सूर्यकांत, इन्होंने सिक्किम की जो राजधानी गैंगटोक है यहां पर इसकी घोषणा की। अब यहां एक बात ये आपको समझना है कि इस घोषणा के साथ ही सिक्किम के उच्च न्यायालय से लेकर अधीनस्थ न्यायालय तक सभी कानूनी कार्रवाई, ई फाइलिंग और डिजिटल केस प्रणाली, ये सभी चीजें पूरी तरह से कागज रहित यानी कि पेपरलेस हो जाएगी। मतलब यही यहां इसका उद्देश्य है और ये पहली बार हुआ है सिक्किम में, है ना। मतलब पूरे भारत में सिक्किम में इस चीज को ध्यान रखिए। इसका उद्देश्य न्यायपालिका को तेज, पारदर्शी और खास करके यहां समावेशी और सुलभ बनाना है। और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के ये अनुरूप है, जो कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से न्याय तक पहुंच को आसान बनाती है। ये चीजें तो यहां हमने एक अतिरिक्त फैक्ट के रूप में लिखा है, लेकिन एक जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। जस्टिस सूर्यकांत जो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं इस समय, वर्तमान समय में, उन्होंने भूषण रामकृष्ण गवई का स्थान लिया। अब एक चीज दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए, जो बात हम जस्टिस सूर्यकांत की कर रहे हैं हरियाणा से, मतलब जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हरियाणा से आने वाले ये पहले शख्स हैं। मतलब हरियाणा के पहले व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। इस चीज को यहां ध्यान रखने की जरूरत है। अगला सवाल एक रिकॉर्ड के रूप में आप देखिएगा। अभी हाल ही में 29 किलोमीटर पाक जलडमरू को महज 9 घंटे 50 मिनट में पार कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन है? इन दिनों ये पॉइंट खबरों में है। ईशांक सिंह जो कि झारखंड रांची के रहने वाले हैं, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है जो कि पाक जलडमरू की अगर हम बात करें तो 9 घंटे 50 मिनट में इन्होंने पार किया है। जो कि पाक जलडमरू आप देखेंगे श्रीलंका के तलाई मन्नार से भारत के धनुषकोटी तक लगभग 29 से 30 किलोमीटर है और इसे अभी हाल ही में इन्होंने पार किया है। और इस दूरी को या फिर इसको पार करने वाला, मतलब इस समुद्री रास्ते को पार करने वाला दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं। और अभी हाल ही में इसी उपलब्धि के लिए यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम द्वारा यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पाक स्ट्रेट स्विमर का प्रमाण पत्र इन्हें प्रदान किया गया है। बात हम कर रहे हैं ईशांक सिंह की। अब ये कहाँ के रहने वाले हैं? रांची झारखंड के। ये ध्यान रखिए महज 7 वर्ष इनकी उम्र है, जो कि इसी वजह से ये खबरों का विषय है। दोस्तों यहाँ पर जो जलडमरू मध्य की बात हो रही, जैसे पाक जलडमरू मध्य, इन दिनों होमरूज जलडमरू मध्य भी खबरों में रहा है, जो कि वैश्विक ऊर्जा की लाइफ लाइन कही जाती है। 20% ऊर्जा का या फिर जो खास करके ईंधन का जो एक प्रकार से परिवहन है, मतलब वहीं से होता है। इसको लेकर हमने कई जानकारी आपको दिए हैं। वो सारी चीजें जानने से पहले आपको हम ये बता दें कि अगर आप बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो बीपीएससी वाला कोर्स आपके लिए तैयार है, आप लोग इसे ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी एडिशनल आपको मिल जाएगा अगर आप इसे लेते हैं तो। विजेता बैच अलग से आपको नहीं लेना है, जिसकी जानकारी अभी थोड़ी देर पहले हम आपको दे रहे थे। टेस्ट सीरीज भी आपको अलग
से नहीं लेना, वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। कंप्लीट कवरेज नाम मात्र की फी पर आपको मिलेंगी बीपीएससी एग्जाम के लिए अगले 1 साल के लिए। जो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं इसको ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज में आपको ये देखने को मिलेगा कि बाइलिंगुअल टेस्ट है और टेस्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। कितने टेस्ट मिलेंगे, 40 फुल लेंथ है और 150 प्लस सेक्शनल टेस्ट है ना। इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी। चलिए अब जो जलडमरू मध्य की हम बात कर रहे हैं, इन दिनों अभी हमने होमरूज जलडमरू मध्य को लेकर चीजों को देखा है कि ईरान और ओमान के बीच है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे पाक जलडमरू की, तो उसे भी जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पहले नंबर में ही वो चीजें हमने मेंशन किया है। होमरूज जलडमरू मध्य को लेकर कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। जो इसका सबसे सकरा जो पॉइंट है, यहाँ स्टेट ऑफ हमरोज में जो सबसे सकरा जो एक प्रकार से क्षेत्र है वो महज 33 किलोमीटर है। जो सबसे सिकुटा हुआ जो बिंदु है वो महज 33 किलोमीटर चौड़ा है। देखिए यहाँ तेल परिवहन की अगर हम बात करें तो 20% जो है इसी जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। ये चर्चा अभी हम कर रहे थे। जलडमरू मध्य यानी कि हमरोज की जो चौड़ाई है वो 33 किलोमीटर है, ये अभी हम आपको बतला रहे थे। इन चीज़ों को यहाँ ध्यान रखना है। एक बात और, अभी जो हमने यहाँ पर आपको ये बतलाया कि ये ईरान और ओमान के बीच है, ये देखने का प्रयास कीजिए। वो चीज देखिए हमने यहां पर भी लिखा है कि ईरान और ओमान के बीच है, लेकिन यहां एक बात ये ध्यान रखिए, ये पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप देखने का प्रयास कीजिए। जैसे यहां पर ये आपको देखने को मिलता है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, ये दोनों को जोड़ता है ना। चलिए उसके बाद आइए अगले सवाल पर। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? रोहित जैन की अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है और उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो टी रविशंकर का स्थान लिया है। मतलब इनके बाद रोहित जैन अभी डिप्टी गवर्नर बने हैं आरबीआई के, और इनसे जुड़े हुए तमाम जानकारी देख लीजिए। 3 मई से इनका कार्यकाल प्रभावी है, 2029 तक ये इस पद पर रहेंगे। उन्होंने टी रविशंकर का स्थान लिया है, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है आरबीआई के बारे में। तो वैसे आप लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रारंभ में इसका जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था। 2 वर्ष पश्चात 1937 में मुंबई स्थानांतरित हुआ। ये चीजें आप लोग जानते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं ये शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास नहीं बल्कि उनके जगह पर संजय मल्होत्रा हैं। एक्चुअली ये चीजें हम कई बार आपको पढ़ा भी चुके हैं। संजय मल्होत्रा अगर आप देखेंगे तो 26वें गवर्नर है। यहाँ पर वो चीजें आपके बीच में हमने रखा है। आरबीआई से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। खास करके आरबीआई की गवर्नर की जो नियुक्ति होती है ना, ये वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। और प्रतीक चिन्ह यानी कि यहां इसके लोगो की बात करेंगे तो ताड़ का पेड़ और बाघ है। एनटीपीसी एग्जाम में इस लोगो से संबंधित प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। और आरबीआई की बात हुई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसको भूलिएगा मत। बहुत आसान से शब्दों में आपके बीच हमने रखा है। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी लगे हाथों आपके दूर हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल पर आइए। शहरी सहकारी बैंकों में शासन व्यवस्था को मजबूत करने हेतु मिशन सक्षम किस संस्था द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? और ये जो बात हो रही है ये आरबीआई की ही बात हो रही है कि शहरी सहकारी बैंकों में शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मिशन सक्षम जो है अभी हाल ही में आरबीआई द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो विकल्प नंबर सी यहां इसका राइट आंसर है। अगले सवाल पर आइएगा। अब यहां पर अगला सवाल है, हाल ही में IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? देखिए यहां पर सबसे पहले यह ध्यान रखिए IBSF का पूरा नाम क्या होता है? तो इंटरनेशनल बिलियर्ड्स स्नूकर फेडरेशन। अभी हाल ही में मतलब यहां पर जो प्रतियोगिता आयोजित हुई है इसमें आपको ध्यान रखना है कि सौरव कोठारी ने भारत के ही पंकज आडवाणी को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। तो विकल्प नंबर बी यहां पर सौरव कोठारी इसका राइट आंसर होगा। जो आप इन्हें यहां पर देख रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय खिलाड़ी सौरव कोठारी ने खिताब अपने नाम किया पंकज आडवाणी को हराकर। आयरलैंड में कार्लो स्थित एसबीआई अकादमी में इसका आयोजन हुआ था और सौरभ कोठारी लगातार दूसरा तथा कुल मिला के तीसरा ये IBSF विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता है। ये लगातार दूसरा है, ओवरऑल ये इनका तीसरा खिताब है। इन चीजों को यहां पर ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद आइए अगले सवाल पर। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट, एथनॉल नहीं बल्कि मेथनॉल की हम बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह क्षेत्र में स्थापित किया गया है? देखिए दीनदयाल बंदरगाह गुजरात। दोस्तों ये इसका राइट आंसर है। ये पहली बार है भारत में ग्रीन मेथनॉल प्लांट यहां स्थापित किया गया है। अब एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा, दीनदयाल बंदरगाह गुजरात की जो हम बात कर रहे हैं ना, पहले
इसका जो नाम था 2017 में परिवर्तित किया गया था, कांदला पोर्ट के नाम से जाना जाता था। आप लोग ये जानते हैं, नाम परिवर्तन 2017 में हुआ था, है ना। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब ये रहा आज के इस क्लास का प्रश्न, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। प्रश्न को पढ़िए डिटेल में, मतलब यहां पे देखिए ज्यादा कुछ तो तामझाम नहीं है। बस पूछा गया कि बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में, मतलब जो नए नए मंत्रिमंडल मतलब गठित हुई है, किन्हें ये प्रभार सौंपा गया है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और कंप्लीट जानकारी यहाँ पर जो हमने आपको दिया है इससे संबंधित कोशिश कीजिए कि वो चीज़ें आप अच्छे से आप वहाँ पर लिखें। लिखने से क्या होता है कि चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रहती है। दोस्तों, सेशन को एंड करने से पहले आप ये ध्यान रखिए, बीपीएससी वाले इस कोर्स को जो लोग अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, ज्वाइन कर लीजिए। तमाम चीज़ें आपको बेहतर यहाँ मिल रही है। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि कूपन कोड आज आपका एक्सपायर हो जाएगा। न्यू 15 की जगह न्यू 30 अप्लाई कीजिएगा, 30% का डिस्काउंट मिलेगा और एक नॉमिनल सा चार्ज पर आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।